Hey guys, welcome back to my YouTube channel that is Knowledge Hub 5.0. So friends, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 115 BAB of the income tax. As we all know that CBDT have introduced two sections for the company's tax relief. Okay, that is section 115 BAA and section 115 BAB. Okay, now in this video we will discuss about section 115 BAB. सेक्शन 115 BAA पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ओके, एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग द सेक्शन 115 BAB ऑफ द इनकम टैक्स. दैट इज व्हाट इज द सेक्शन 115 BAB, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, हाउ टू ऑप्ट दिस सेक्शंस, व्हाट आर द कंडीशन फॉर दिस बेनिफिट. So every aspect regarding the section 115 BAB are the covered in this video. So guys, stay connected till the end of the video. Okay, without wasting the time, let's start the video. Let's start. Friends, first of all we will discuss about what is the section 115 BAB. सेक्शन 115 BAB हमें कहता क्या है. देखो, सेक्शन 115 BAB जो ऑर्डिनेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका जो मेनली बेनिफिट प्रोवाइड करवाना था, इनको मेनली किनको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को. ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बेनिफिट देने के लिए ही सेक्शन 115 BAB को इंट्रोड्यूस किया गया. ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर टैक्सेशन का बर्डन कम करने के लिए. ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगी, क्योंकि सेक्शन 115 BAB कुछ एक कंडीशंस नॉर्म्स डिफाइन करता है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही इस बेनिफिट को ले सकती है, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं, तो इनके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल के लिए ये कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए है. एंड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसका बेनिफिट ले सकती हैं, तो उनके लिए जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई है, 15% हो गई है. ओके, तो इस टैक्स रेट को इसलिए रिड्यूस किया गया ताकि मैन्युफैक्चरर एनकरेज हो, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को मोर एंड मोर इस्टेब्लिश करे इंडिया के अंदर. एज वी ऑल नो दैट आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनिशिएट अ प्रोजेक्ट दैट इज मेक इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए भी ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. तो इसमें अब अपनी इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगी, 17.16%. ये कैसे होगी? एज वी ऑल नो दैट एज पर द सेक्शन 115 BAB अब हमारी टैक्स रेट क्या हो गई है, रिड्यूस होके 15% हो गई है. एंड 10% इज द सरचार्ज रेट. ओके, surcharge will always will available at the rate 10% irrespective of the income. Means कंपनी की कितनी मर्जी इनकम हो जाए, लेकिन सरचार्ज ऑलवेज विल अवेलेबल एट द रेट 10%. एंड 4% इज द सेस. ओके, तो 4% हमारा सेस लगेगा. तो इफेक्टिव रेट ऑफ द टैक्स क्या हो गई है, 17.16%. ओके, दैट इज टैक्स रेट प्लस द सरचार्ज प्लस सेस. ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का मेन जो रीज़न, मतलब सेक्शन 115 BAB को जो इंट्रोड्यूस किया गया, उसका मेन पर्पस यही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर हो और मोदी जी का जो मेक इन इंडिया है उसको प्रमोशन मिले. ओके, गॉट इट. सो रीज़न बिहाइंड द सेक्शन 115 BAB इज ओनली टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन इंडिया. ठीक है, एंड टू प्रमोट द मेक इन इंडिया इन एज अ मोदीज प्रोजेक्ट. ओके, सो now we are going to the terms and condition for the section 115 BAB. सेक्शन 115 BAB को अगर हमें ऑप्ट करना है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग को ऑप्ट करना है, तो उसके लिए कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की गई है सेक्शन 115 BAB के अंदर. फर्स्ट कंडीशन इज दैट कंपनी शुड बी इस्टेब्लिश आर द रजिस्टर ऑन एंड आफ्टर 1 अक्टूबर 2019. ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या तो इस्टेब्लिश या फिर रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन एंड आफ्टर 1 अक्टूबर 2019. ठीक है, मतलब बिजनेस इसके बीच में ही होना चाहिए, उससे पहले का अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इस्टेब्लिश या रजिस्टर ओनर आफ्टर
1 अक्टूबर 2019 को हुई है, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, बाकी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड इज दैट इज मेन कोर एलिमेंट ऑफ द सेक्शन, दैट इज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये सेक्शन ओनली एंड ओनली बेनिफिट किसको देगा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देगा। एंड कंपनी शुड कमेंस द मैन्युफैक्चरिंग आर द प्रोडक्शन आर एनीथिंग आर्टिकल ऑन एंड बिफोर 31 मार्च 2023। मतलब अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 को, बट उन्होंने अभी तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग लेटर ऑन भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट शुड बी ऑन एंड बिफोर 31 मार्च 2023 से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन इज दैट डजंट यूज द बिल्डिंग जो भी इनके पास होगी यूज प्रीवियसली एज द होटल आर द कन्वेंशन सेंटर irrespective of deduction under the section 80 ID are the claimed। दैट मीन दैट जो बिल्डिंग हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए यूज करने वाले हैं वो पहले से होटल या फिर कन्वेंशन सेंटर के लिए यूज नहीं होना चाहिए। एंड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर का यहाँ जो मीनिंग है वो सेम है जो कि सेक्शन 80 ID के अंदर जो डिडक्शन क्लेम करते हैं उसके अंदर होता है, ठीक है। तो मतलब बिल्डिंग जो प्रीवियसली यूज होटल आर द कन्वेंशन सेंटर के लिए नहीं होनी चाहिए, ओके। नाउ फोर्थ कंडीशन इज दैट प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, शुड बी न्यू होनी चाहिए, बट देर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए यूज में आने वाली है वो सब न्यू होनी चाहिए, बट दो इसकी एक्सेप्शन है। फर्स्ट तो ये है कि 20% ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब टोटल प्लांट एंड मशीनरी फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी होगी उसका 20% ओल्ड हो सकती है, दैट कैन बी सेकेंड हैंड, मीन्स ओल्ड हो सकती है, ठीक है। सेकेंड इज दैट इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो भी हम फॉरेन से प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करेंगे तो उनको भी न्यू कंसीडर किया जाएगा इंडिया के अंदर, बिकॉज उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स क्लेम नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी शुड बी कंसीडर एज अ न्यू एज पर द सेक्शन 115 BAB, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या कंडीशन है? प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू होनी चाहिए, बट देर आर 2 एक्सेप्शन। फर्स्ट वन इज दैट 20% ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी कैन बी सेकेंड हैंड, पुरानी हो सकती है, ओके। एंड इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी जो कि हम अदर कंट्री से एक्वायर करेंगे उसको भी न्यू कंसीडर किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज दैट डिडक्शन विथ कंपनी कैन नॉट अवेल। अगर मान लो सेक्शन कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर मान लो वो सेक्शन 115 BAB को ऑप्ट कर लेती है, ठीक है, तो उसके बाद कंपनी को कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है। जब उनकी टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी तो उनको इन रिस्पेक्टिव डिडक्शंस का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई भी सेक्शंस ये जो मैंने नीचे नोटिफाई कर रखे हैं इनका डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर सकती हैं। फर्स्ट इज दैट SEZ से रिलेटेड हो गई है, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी हो गया, टी रबड़ कॉफ़ी वाली कोई भी डिडक्शन है उसके लिए उनको नहीं मिल सकता, साइट रिस्टोरेशन का हो गया, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई भी अगर मान लो डिडक्शन है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 35 AD जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस उन्होंने नोटिफाई किए हैं वो भी नहीं ले सकता, ठीक है। सेक्शन चैप्टर 6A जो कि इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है वो भी डिडक्शन उनको नहीं मिलेंगी, बट एक कंडीशन की इन्होंने एक्सेप्शन दे रखी है, दैट इज 80JJAA, ठीक है, ये वो क्लेम कर सकते हैं। बाकी ये जो डिडक्शंस मैंने अभी मेंशन करी, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन सेक्शन 115 BAB को ऑप्ट कर लेता है तो उसके बाद उनको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। गॉट इट? Now next condition is that if the company have the brought forward loss because of the restrictive section as the mentioned above, then such a brought forward loss will be less। मतलब जो अभी हम सेक्शन पीछे वाली स्लाइड के अंदर हमने देखे, जैसे सेक्शन 10AA जो कि है SEZ के लिए हो गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, टी रबड़ कॉफी हो गया, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड हो गया। मतलब अगर मान लो कंपनी के पास मान लो कोई स्पेसिफाइड बिजनेस से मान लो कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस आ रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है, ठीक है, तो कंपनी अगर मान लो वो सेक्शन को ऑप्ट कर लेती है तो अब कंपनी के पास जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ना वो लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी उनका जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएगी, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कंपनी शुड इंगेज ओनली इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब कंपनी का और कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, कंपनी शुड बी इंगेज ओनली एंड ओनली इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही उनका होना चाहिए, उसके अलावा वो कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए. एंड देर आर सम एग्जॉस्टिव लिस्ट आर ऑल्सो गिवन दैट फॉलोइंग कंडीशन आर फॉलोइंग बिजनेस आर नॉट कंसिडर एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एज पर द सेक्शन 115 बी डबल ए सॉरी सेक्शन 115 बी ए बी के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं कि जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंसीडर नहीं किए जाएंगे. फर्स्ट वन इज दैट डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म आर एनी मीडिया, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कोई भी डेवलपमेंट कर रही है कंपनी, मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो उस केस के अंदर क्या होगा कि कंपनी का वो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो एलिजिबल नहीं होगा सेक्शन 115 बी ए बी के लिए. ठीक है, ऑल्सो वो सेक्शन 115 बी डबल ए का बेनिफिट ले सकते हैं बिकॉज दिस इज अ डोमेस्टिक कंपनी एंड देयर इज नो सच एज ए रिस्ट्रिक्शन दैट इट शुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर एनीथिंग. ओके, सो सेक्शन 115 बी ए बी का ये रिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एंड माइनिंग का बिजनेस हो गया, कन्वर्जन ऑफ द मार्बल ब्लॉक्स आर द सिमिलर आइटम इनटू स्लैब्स. ठीक है, या फिर बोटलिंग ऑफ द गैस इनटू सिलेंडर, प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द सिनेमोग्राफिक फिल्म्स. ओके, और एनी अदर बिजनेस जो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास राइट रख रखे हैं कि वो कोई और भी बिजनेस चाहे तो वो नोटिफाई कर सकते हैं. तो दीज आर द बिजनेस दैट विल नॉट कंसिडर एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. guys you should know which are considered as a manufacturing business are not under the section 115 BAB because अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन कौन से अलाउड हैं तो हम इसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे. तो you should take care about this list. Okay, now in his mind one question is that when should company opt this section and how, कंपनी को ये सेक्शन कब ऑप्ट करना चाहिए एंड कैसे. ओके, कंपनी शुड एक्सरसाइज दिस ऑप्शन इन द प्रिस्क्राइब मैनर ऑन एंड बिफोर द ड्यू डेट अंडर द सेक्शन 139(1). ठीक है, 131(9)(1) के अकॉर्डिंग जो हम अपनी ITR फाइल करते हैं, ठीक है, उसकी ड्यू डेट से पहले पहले हमें फर्निश करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर. ठीक है, अगर मान लो हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमने 2019 1 अक्टूबर 2019 को ही इस्टेब्लिश कर दिया तो हमारी फर्स्ट रिटर्न क्या होगी, फाइनेंशियल ईयर 1920 की. ठीक है, तो वो जो पहली रिटर्न होगी, ठीक है, जब हम पहली रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें उसी साल से ही इस सेक्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं. रिमेंबर दैट सेक्शन 115 बी डबल ए के अंदर ये ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें ये है कि हम कभी भी इस सेक्शन को ऑप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं. लेकिन सेक्शन 115 बी ए बी में ये कहा हुआ है कि फर्स्ट रिटर्न, मतलब जब भी हमने इस्टेब्लिशमेंट करी है उसकी जो फर्स्ट रिटर्न जाएगी उसी से हमें इस सेक्शन को ऑप्ट करना होगा. और ये सेक्शन एक बार हमने ऑप्ट कर लिया है तो फिर आगे सब्सिक्वेंट ईयर में हम इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. ओके, अब हम इस फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में हम आगे बात करने वाले हैं. दैट इज फॉर्म 10 ID. ठीक है, फॉर्म 10 ID हमें फाइल करना होता है ऑन एंड बिफोर ड्यू डेट अंडर द सेक्शन 139. ओके, जो ITR हमें फाइल करनी होती है उसकी जो ड्यू डेट होगी उससे पहले हमें फॉर्म 10 ID हमें सबमिट करना होता है. ठीक है, एंड दिस कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन. ऑनलाइन हम इसको फाइल कर सकते हैं अंडर द डिजिटल सिग्नेचर आर द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड. दैट इज हम OTP मतलब सबमिट करने के बाद हम इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल है इनकम टैक्स की साइट के ऊपर. ठीक है, एंड प्लीज कीप इन माइंड दैट once the option opt for the previous year it cannot be withdraw for the same previous year and the subsequent year. मतलब एक बार हमने सेक्शन को ऑप्ट कर लिया है तो हम उस सेक्शन को फर्दर विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. एंड वन थिंग मोर यू कीप इन माइंड, इफ यू हैव फेल एनी कंडीशन इन एनी प्रीवियस ईयर देन मतलब उस ईयर के लिए हमारी जो कंडीशन है वो विड्रॉ हो जाएगी और सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी हमारी वो कंडीशन विड्रॉ हो जाएगी, उसमें हम बाद में इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं. ठीक है, तो सेक्शन फॉर्म 10 ID हमें फाइल करना मैंडेटरी है अगर हम इस सेक्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट डू यू थिंक
whether the manufacturing companies who obtain the section 115 BAB, their all income are the taxable at the rate 15%? The answer is big no. Now I am explaining the manner of the computation of the tax liability of the manufacturing company who are opting the section 115 BAB. Okay. So first of all, in case of the income from the manufacturing activity are the incidental to the manufacturing एज द, क्योंकि इसमें जो मेनली फोकस किया गया वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को ही किया गया है, तो उसमें जो टैक्स रेट होगी वो क्या लगेगी हमारी 15%. एज आई अर्लियर टोल्ड दैट सरचार्ज ऑलवेज विल टैक्सेबल एट द 10% एंड द सेस 4%. तो इफेक्टिव रेट ऑफ द टैक्स क्या हो जाएगी 17.16%. ओके. तो इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई उससे रिलेटेड अगर मान लो कोई इनकम है तो वो ऑलवेज भी चार्जेबल एट द रेट 15%. सेकेंड इज दैट स्पेशल रेट अंडर द चैप्टर 12. चैप्टर 12 के अंदर जो स्पेशल रेट वाले सेक्शन है, जैसे सेक्शन 111A हो गया, सेक्शन 112 हो गया, 112A हो गया. 111A दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112 एंड 112A दैट इज रिलेटिंग टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो इन सेक्शंस के अंदर जो रिस्पेक्टिव रेट दी गई है, स्पेसिफाइड की गई है, तो वो ही रेट इसके अंदर लगने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को. जैसे सेक्शन 111A के अंदर जो रेट दी गई है दैट इज 15% दी हुई है, ठीक है. और 112 के अंदर कौन सी दी हुई है 20% दी हुई है, ठीक है. और इसके अंदर 10% दी हुई है रेट, ठीक है. तो अब जो भी ये रेट्स लगेंगी उसके बाद 10% प्लस 4% विल ऑलवेज बी added because we all know that surcharge will always be leviable at the rate 10% and the cess 4%. And other income on which no special rate as I mentioned as per the chapter 12. Okay, so these income will be taxable at the rate 22%. Okay, 22%, and no deduction against the expenses and the allowance shall be allowed. ओके. तो मतलब उनके ऊपर जो फ्लैट रेट लगेगी वो 22% लगेगी, उसके बाद उनको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी कोई एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग में, अलाउंस के रिगार्डिंग में, ठीक है. और उसकी जो इफेक्टिव रेट ऑफ द टैक्स वो 25.168%, दैट इज 22% प्लस 10% प्लस 4%. एंड इन केस ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन विच नो डेप्रिसिएशन क्लेम as in the ordinance specified rate are the mentioned, that why I am also mentioning here that is 22%, and the effective rate of the tax will be 25.168%. Okay guys, these are the manner of the computation of the tax liability in case of manufacturing company opting the section 115 BAB benefit. Okay. Now there are the provision in 116 BAB as per the section 115 BAB 6, where it is appear to the assessing officer that owing to a close connection between the person to which this section applies, ठीक है, and any other person for any other reason the course of the business between them is so engaged so and मैं सिंपल मीन्स में आपको बताती हूँ कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, जो इस सेक्शन के लिए एलिजिबल है, ठीक है, अगर वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एंड जो सेकेंड पर्सन है वो अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है लेकिन वो मान लो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कर रहा है, तो क्योंकि अब उसको सेक्शन 115 BAB एलिजिबल नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं. तो उस केस में क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर के पास राइट होगा कि वो दोनों के प्रॉफिट एंड गेन को क्या कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है, ठीक है. और प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द फोर्सेड अरेंजमेंट, अगर कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व है तो वो उसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, जो नॉर्म्स लगते हैं, जो सेक्शंस लगते हैं, वो लगा के आर्म लेंथ प्राइस, वी ऑल नो दैट आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर ही उसकी सारी कैलकुलेशन होती है, ठीक है. तो आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर उसकी सारी कॉम्प्यूटेशन की जाएगी एंड इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%, ठीक है. तो असेसिंग ऑफिसर के पास राइट होता है कि वो दोनों की प्रॉफिट एंड गेन को कंप्यूट करे और उसको टैक्सेबल करे एट द रेट 30%. ओके गाइस. So guys, if you have any query then you are free to ask in the comment box. Thanks for giving your precious time to watch. Stay connected.
stay updated.